हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 4 में आ वा और सा 3 सेक्शन को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में सेक्शन नंबर दा के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खंड दा। खंड दा में क्वेश्चन नंबर 4 का किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परपथ आरेख बनाइए। इस परपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, ठीक है, एक प्रेरक, एक संधारित्र और प्रतिरोध परस्पर क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इसको हमने एक एसी सोर्स, ठीक है ना, ये आपका एसी सोर्स है, एल सी और आर, इनके स्वरूपा विभवांतर क्रमशः ये बी एल और ये आपका बी सी और इसी प्रकार ये आपको हो जाएगा बी आर। ठीक है, बी एल, बी सी और बी आर। ठीक है ना, हमें प्रतिबाधा क्या फाइंड करनी है, प्रतिबाधा जेड। तो लिखेंगे प्रस्तुत परिपथ में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है। ठीक है ना, प्रस्तुत परिपथ में एल सी आर परिपथ दर्शाया गया है जिसमें बी एल, बी सी व बी आर क्रमशः प्रेरक एल, धारिता सी व प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि धारा आई और प्रतिरोध के स्वरूप पर विभवांतर बी आर, ये हमेशा कैसे होते हैं, समान कला में, जबकि बी एल और बी सी, ठीक है, ये 180 अंश के कलांतर पर होते हैं और धारा आई के साथ बी एल 90 अंश अग्रगामी होता है और बी सी 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी। ठीक है, हमें इसमें प्रतिबाधा जेड फाइंड करनी है, तो ये आपका यहां से आपका ये क्या बन जाएगा, परिणामी विभवांतर बी। ठीक है, परिणामी विभवांतर बी और ये आपको मिल जाएगा बी एल माइनस बी सी। ठीक है, बी एल माइनस बी सी। चित्र से परिणामी विभवांतर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी बराबर है ना, पाइथागोरस में बी स्क्वायर बराबर ये आपका क्या है, बी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर बी आर बराबर क्या होता है, आई आर, तो यहां लिखेंगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी एल क्या होता है, आई एक्सएल माइनस ये आपको हो जाएगा आई एक्स सी। ठीक है, जहां एक्सएल क्या है, प्रेरक के स्वरूप का प्रतिघात और ये क्या है, धारितीय प्रतिघात। ठीक है,
बी स्क्वायर बराबर यहाँ से आई स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आपका बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर के बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी बटे आई ये क्या होता है, प्रतिरोध, है ना। और यहाँ पर इसको प्रतिरोध ना कहकर क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, जिसको हम दर्शाते हैं जेड से, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या जेड बराबर यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर क्या था आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको होगी परपथ की प्रतिबाधा, या इसी को हम लिख सकते हैं जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर होता है 1/ओमेगा एल माइनस एक्सी बराबर, सॉरी एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा, जेड परपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर आर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फाइंड करना है हमें क्या, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है ना, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के लिए हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी क्रॉस मल्टीप्लाई, या ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf इंटू एल बराबर 1/2πf इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल सी बराबर 1, या यहां से फाइंड करेंगे एफ स्क्वायर बराबर 1/4π स्क्वायर एल सी। ठीक है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो यहां पर आएगा एफ बराबर 1/2π, 4π का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2π, और ये आपका अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा एल सी, एफ बराबर 1/2π अंडर रूट एल सी। तो ये आपको होगी अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र। ठीक है, एफ बराबर 1/2π अंडर रूट एल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं स्टार्ट हो जाता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का खा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 के खा प्रश्न में दिए गए संजाल में बिंदुओं ए एवं बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सर्किट दे रखा है, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ सर्किट है। ठीक है, एक ये सर्किट दे रखा है, यहाँ भी आपका जो है एक सब कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका C1 C2 और ये आपका C1 C2 और ये आपका हो गया C3, ये आपका C4 और ये आपका हो गया C5। ठीक है ना, C5 ये आपका दे रखा है, पॉइंट आपका C और D, यहाँ पर आपका A और यहाँ पर क्या है आपका V। ठीक है, इस प्रकार से सर्किट दे रखा है, हमें इसमें तुल्यधारिता फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो इस चित्र के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु के रूप में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है ना, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु के रूप में इसको अरेंज कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा यहां से, और इसमें दे रखा है कि क्या दिया है,
आगे प्रश्न में दे रखा है कि ए और बी के मध्य में 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। यहाँ से 15 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। तो ये आपका ए और ये आपका बी हो जाएगा। ये आपका C1 C2 और ये C3 और ये C4 और आपका ये हो जाएगा C5, ठीक है ना। और यहाँ पर C1 जो प्रत्येक प्रतिरोध है वो 4 माइक्रोफैराड का है, ठीक है ना। C2 भी आपका 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड का है। प्रत्येक संधारित्र क्या है, वो आपका 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब चूंकि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो जो C5 है ये कैसा होगा, प्रभावहीन होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रभावहीन। अतः ये जो C1 और C2 है ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः इनकी तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, ठीक है, क्या होगी, तुल्य धारिता। मान लीजिए सी डैश है और श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या है, 4 गुणा 4 अपॉन 4 प्लस 4। ये 4 चौक 16 बटे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 बराबर 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार जो है C3 व C4 भी किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार से यहां देखेंगे तुल्य धारिता ये आपको मिल जाएगा C डबल डैश बराबर 4 गुणा 4 अपॉन 4 प्लस 4, ठीक है, 4 चौक 16 बटे 8 बराबर कितना मिल जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब C डैश और ये C डबल डैश है ना, ये A यहाँ पे क्या आपका, ये आपका C और D है, ठीक है ना। तो ACB में कितनी तुल्य धारिता आपकी 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार ADB में तुल्य धारिता कितनी है, ये भी आपकी 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो C डैश व C डबल डैश परस्पर समांतर क्रम में होंगे, ठीक है ना, समांतर क्रम में होंगे। तब A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच में तुल्य धारिता, ठीक है। A व B के बीच में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा तुल्य धारिता C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, ठीक है। तो C बराबर 2 माइक्रोफैराड और प्लस का 2 माइक्रोफैराड आपको मिल जाएगा बराबर में 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। आगे नेक्स्ट पूछा है कि इसमें कुल आवेश कितना होगा ना, तो परिपथ में कुल आवेश Q बराबर CB, C दे रखा आपका 4 गुणा और P का मान 15 दे रखा है, तो आपका ये मिल जाएगा बराबर में 60 माइक्रोकूलम। और C1 C2 चूंकि C1 C2 श्रेणी में है और C3 और C4 भी कैसे श्रेणी में है, तो बिंदु यहां से बिंदु A और B के बीच में जो आवेश होगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि C1 C2 और C3 C4 सब सेम कैसे है, सब पर जो है 4 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है ना। यह लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है, ये आपको किस में होगा ACB में, तो Q1, इसी प्रकार ADB में ये क्या होगी, ये भी Q2 होगा, और दोनों की मात्रा क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ रखेंगे 60/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस प्रकार C1 पर जो आवेश होगा वो भी 30 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 30। तो प्रत्येक आवेश पर जो है
संधारित्र पर जो है 30 माइक्रोकूलम का क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ख प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 गा प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का गा प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को लिखकर समझाइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, हेडिंग बनाएंगे विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में प्रेरित, कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, किसी कुंडली से बद्ध, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है, तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये आपको गया नियम नंबर 1। नाउ दूसरा नियम है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात, ठीक है ना, अर्थात E बराबर माइनस d∅/dt, ठीक है ना। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। जब d∅ क्या है, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का गा प्रश्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 घ। किसी सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 4 का घ प्रश्न, हेडिंग बनाएंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा साधारण से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर β/α, ठीक है ना, β/α। हेडिंग बनाएंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा m बराबर माइनस VO/U T/FE, ठीक है ना। m बराबर माइनस का VO/UO इंटू D/FE, ठीक है। जहां VO क्या है, अदृश्यक
द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और ओ क्या है, अवदर्शक से वस्तु की दूरी, ठीक है ना। एफ ई अवनेत्र लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अवदर्शक की फोकस दूरियां, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई दे रखी है, एफ ई का मान दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर और एफ ओ का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है एल, एल दे रखी है, कितनी दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। एल बराबर हम जानते हैं बीओ प्लस एफ ई, ये एल का मान होता है, और बीओ प्लस एफ ई का मान कितना दे रखा है 6.25 बराबर 15। तो यहां से बीओ का मान निकालेंगे तो 15 माइनस 6.25, यहां से बीओ बराबर आपको मिलेगा, ठीक है, 8.75, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है क्या, अंतिम प्रतिबिंब अवदर्शक से वस्तु की दूरी, अवदर्शक से वस्तु की दूरी का मतलब हो गया यूओ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अवदर्शक के लिए, अवदर्शक के लिए, ठीक है ना, अवदर्शक के लिए क्या सूत्र होता है 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। हमें यूओ फाइंड करना, अपॉन यूओ बराबर 1/VO माइनस 1/FO, ठीक है, 1/UO बराबर 1/BO, ये आपका दे रखा है कितना 8.75 माइनस 1/FO कितना दे रखा है 2, ठीक है, यहाँ से 8.75 इंटू 2, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 8.75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 1/UO बराबर 1/UO बराबर 2 माइनस 8.75 है, ठीक है ना, माइनस का 6.75 अपॉन, यहाँ से आपको मिलेगा 17.5, ठीक है ना, 17.5 गुणा करेंगे तो, और यहाँ से UO बराबर पलट जाएगा 17.5 अपॉन माइनस में 6.5, UO बराबर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस का 2.59 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 2.59 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का घ प्रश्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए, ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, ठीक है, द्रव्यमान क्षति मींस मास डिफेक्ट, है ना, मास डिफेक्ट। क्या होती है द्रव्यमान क्षति, किसी नाभिक के न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान, ठीक है, किसी नाभिक के न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान
के अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पूछा है बंधन ऊर्जा। ठीक है ना। बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के न्यूक्लियोनों, है ना, नाभिक के न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी नाभिक के न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, इसे डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, डेल्टा ई से आप शो कर सकते हैं, उसके लिए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करते हैं। सूत्र है ना, संबंध क्या होता है, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति गुणा सी प्रकाश की चाल। ठीक है ना, जहाँ सी क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति। ठीक है, द्रव्यमान क्षति का मान दे रखा है, आंकिक भाग इसमें जो दे रखा है आंकिक भाग। ठीक है, आंकिक भाग का हल द्रव्यमान क्षति का मान दे रखा है डेल्टा एम बराबर 0.0304 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU दे रखा है। नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा एम गुणा 931 MeV। ठीक है ना, डेल्टा एम दे रखा है, तो ये आपको जगह 0.0304 इंटू 931 MeV मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 28.3024 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी होगी नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और इसका आंकिक भाग। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।